नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है सालगिरह। पूर्वी, कहाँ हो तुम? निखिल ने घर के अंदर प्रवेश करते ही कहा। अपनी पत्नी पूर्वी को आवाज लगाते हुए पूछा, अभी रसोई में हूँ, बस आ रही हूँ। पूर्वी झटपट रसोई से बाहर निकल आई। पूर्वी, फटाफट बढ़िया सी चाय बनाकर पिला दो, बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। निखिल ने दुकान से आने के बाद कपड़े बदलते हुए कहा, बस अभी लाई बनाकर। पूर्वी जवाब देती है, आप तब तक मुंह हाथ धो लीजिए। पूर्वी फिर से रसोई में चली गई और जल्दी से चाय बनाकर लाई और चाय की प्याली निखिल के हाथों में पकड़ाकर उसके चेहरे को निहारने लगी। क्या हुआ पूर्वी? कोई खास बात है जो मेरा चेहरा बार बार निहार रही हो? निखिल ने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में पकड़े मोबाइल पे आंखें गड़ाए हुए ही कहा, हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पूर्वी ने शांत और सरल शब्दों में कहा, हाँ तो कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। जबकि अभी भी निगाहें मोबाइल पे ही टिकी पड़ी थी निखिल की। एक बात बताओ निखिल, तुमने क्या सोचा है? पूर्वी ने फिर से अपना प्रश्न उछालकर पति की ओर ताकते हुए पूछ लिया। किस बारे में सोचा है? निखिल ने मोबाइल में आंखें को गड़ाए गड़ाए ही कहा, अब ये भी भूल गए तुम मैं किस विषय में तुमसे बातें कर रही हूँ, या फिर जानबूझकर तुम बात को टाल रहे हो? पूर्वी ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। उनके शब्द में हल्का सा रोष झलक रहा था। वो बुदाई, पता नहीं क्या है इनके मन में। यार पूर्वी, तुम्हारी यही आदत बहुत खराब है कि जलेबी की तरह बातें को गोल गोल ना घुमाओ। मुझे सचमुच कुछ भी याद नहीं आ रहा कि तुम किस विषय में बातें कर रही हो। निखिल ने सफाई देते हुए कहा, अच्छा निखिल, अगर तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं है तो फिर चलो मैं ही बता दे रही हूँ। कल मेरे बड़े भैया भाभी की शादी की सालगिरह है और तुम्हें ये पता है ना कि उन लोगों ने विशेष आग्रह करके हम लोगों को अपने घर बुलाया है। तो फिर वहाँ चलने के बारे में क्या सोचा है तुमने? पूर्वी खींचते हुए अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बोली, अच्छा तो वो बात, मैंने सोचा तुम कुछ और ही बातें कर रही हो। लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हुए बोला, वैसे पूर्वी, तुम देख लो अपना, क्योंकि मेरा तो जाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे भी मुझे इन सब बातों के लिए दुकान से समय निकालना कुछ खास समझ भी नहीं आता। पूर्वी रूसी होकर बोली, निखिल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा उन लोगों के प्रति कोई भी दायित्व नहीं है? पूर्वी की आंखों में निखिल की ऐसी बेरुखी भरी बातें सुनकर आंसू आ गए। यार पूर्वी, तुम्हारी ये आदत बहुत ही खराब है। जब देखो तब रोने बैठ जाती हो और साथ ही साथ बहस भी करने लग जाती हो। प्लीज, मेरा मूड सही नहीं है, इसलिए बहस ना ही करो, वरना मेरे मुंह से बेमतलब का कुछ और ही निकल जाएगा। निखिल पूर्वी की बातों से भिनकर एकदम से तिल मिलाते हुए बोला, निखिल, अब तुम्हारी बात मैं ही क्या करूं? तुम्हारा तो मूड हमेशा ही मेरे मायके जाने के नाम से खराब हो जाता है। जब से विवाह करके आई हूँ तब से ये सब देख सुन रही हूँ। आज कोई नई बात थोड़ी ना है जो तुम मान जाओगे। पूर्वी आज पूरी तरह से बहस के मूड में थी। उसके मायके में कोई छोटा मोटा फंक्शन तो था नहीं, उसके अपने सगे बड़े भाई और भाभी की गोल्डन जुबली का कार्यक्रम था और पूर्वी ठहरी तीनों भाइयों में सबसे छोटी और सबकी बेहद ही लाडली। इसलिए भैया भाभी ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक तुम दोनों लोग नहीं आओगे तब तक कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। पूर्वी के भतीजे और उसकी पत्नी ने भी बहुत देर देखकर बुआ को पहले ही बुलाया था, तो पहले से तो ना सही, लेकिन कार्यक्रम वाले दिन तो जाना बनता ही है। लेकिन निखिल को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, या फिर वो जानबूझकर समझना नहीं चाह रहा था। पूर्वी, तुम्हारा इतना बड़ा तो परिवार है, तीन तीन भाई भाभी है, उस पे तुम सबसे छोटी। जब देखो तब कोई न कोई कार्यक्रम लगा ही रहता है। अब उन सब लोगों के घर पे मुझे नहीं अच्छा लगता। यहाँ वहाँ पे रोज रोज जाना, जब देखो तब मुंह उठाकर पहुंच जाओ, और ऊपर से बेमतलब का इतना फालतू खर्चा भी हो जाता है, वो अलग। निखिल भी हार मानने को तैयार नहीं था। निखिल, मुझे जरा एक बात तो बताओ कि शादी के पहले ही तुमको पता था कि मेरा मायका बहुत बड़ा है, तब क्यों नहीं कुछ सोचा तुमने? और रही बात वहाँ पे आने जाने की, तो तुम कितना चाहते हो मेरे मायके किसी भी कार्यक्रम में हमेशा तुम्हारे बिना मैं अकेली चली जाती हूँ। तुम्हारी इसी चिढ़ने की आदत के कारण
तुमसे जिद भी नहीं करती मैं जाने के लिए, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि उन सब कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में बहुत ही फर्क है। ये मेरे बड़े भैया भाभी की शादी की 50 सालगिरह है, जो कि लोगों को बड़े ही भाग्य से मिलती है। और रही फालतू के खर्चे की बात, तो उसमें कहीं ज्यादा हम लोगों को वहां से मिल जाता है, लेकिन तुम्हारी सोच से तो भगवान ही बचाए। पूर्वी ने फिर से निखिल की बात को तोड़ निकाल दिया। सच में पूर्वी, मान गया तुमको यार, तुमसे बातों में कोई भी जीत ही नहीं सकता। निखिल बोला। अब तो निखिल खिसिया कर बोला, निखिल मैं बार बार तुमको बता रही हूँ कि परसों ना जाने कितनी बार भैया और भाभी के साथ साथ बच्चों का भी फोन आ चुका है और तुम कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, ऊपर से सिर पैर की बात दे रहे हो। पूर्वी भी अब तक बहुत ही खिसिया चुकी थी, लेकिन आज उसके मन में कुछ अहेतर कर लिया था। पूर्वी के मायके का परिवार ईश्वर की कृपा से काफी भरा पूरा था। 3 बड़े भैया भाभी और 1 बड़ी बहन, और उस सब का अपना अपना भी परिवार था। सबकी लाडली और सबसे छोटी थी पूर्वी, तो उसको सबसे ज्यादा मनोहार करके बुलाया जाता था। सभी लोग उनको जी जान से ज्यादा चाहते थे, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही मृदु अभिनव था। लेकिन निखिल को तो ससुराल जाने की बिल्कुल चाहत नहीं थी, जल्दी वहां से जाने का नाम ही नहीं लेता। जबकि भैया भाभी बार बार निखिल से आने का आग्रह करते रहते, और यही सब निखिल के परिवार में कोई भी कार्यक्रम होता तो वह महीने पहले से ही पूर्वी को तैयारी करने के लिए कहने लगता, और पूर्वी कहती भी सब कुछ पूरी तन मन के साथ दिल से। निखिल के भी अपने 3 भाई और 2 बहनें थी, लेकिन सभी लोग उस सैनिक घर में ही रहते थे। सिर्फ निखिल ही अकेले बहर शहर में दुकान करने के कारण बाहर रहता। निखिल पूर्वी को लेकर कई दिन पहले ही घर पहुंच जाता। अच्छा, तो पूर्वी को भी बहुत लगता सबके साथ मिलजुल कर, लेकिन उसको इस बात से बड़ी चीज होती कि निखिल उसके मायके वाले के प्रति कभी भी सीरियस नहीं होता। परिवार में किसको क्या देना है, कितना देना है, सब कुछ निखिल खुद ही तय करता, जबकि पूर्वी खुद ही आगे बढ़कर अच्छे से अच्छे सबको लेती देती। लेकिन वही पूर्वी के मायके में कुछ भी खर्च करने के नाम पे ही निखिल हाथ खींच लेता। क्या करेगी वहाँ इतना सब कुछ देकर, उन लोगों के पास आखिर किस चीज की कमी है। तुम्हारा बस चले तो तुम अपने मायके वालों को पता नहीं क्या क्या लुटा दो। निखिल की इतनी जली कोटी बातें सुनकर पूर्वी अपना मन मसोड़ कर रह जाती है। वैसे भी तो पूर्वी के भैया भाभी का खुद का अपना ही बहुत बड़ा परिवार था, बेटी दामाद, बेटा बहू, नाती नातिन और पोता पोती, लेकिन वो आज भी अपने भैया की दुलारी थी, वो पूर्वी। बस इसलिए उन दोनों का सम्मान और भी ज्यादा होता। निखिल, मैं कभी तुम्हारे घर वालों के प्रति किसी भी दायित्व से पीछे नहीं हटती, लेकिन आज सचमुच मुझको तुम्हारा व्यवहार बहुत ही बुरा लग रहा है। पूर्वी की आंखों में फिर से आंसू झिलमिलाने लगे। वो कोई पराया है जो तुम पीछे हटोगे? वो लोग इस घर के हैं, इस परिवार के हैं, मेरा खून का रिश्ता है उन लोगों से के साथ। निखिल तमकर बोला। निखिल, पराया तो मेरा मायका तो नहीं है, फिर तुम कोई भी दायित्व निभाने में पीछे क्यों हटते हो? मेरे भी खून के रिश्ते हैं मेरे मायके वाले के साथ। पूर्वी के सीने में निखिल के ये सब बिल्कुल कटार की तरह जाकर लगे। ओह, मैं भूल गई थी, शायद मेरा मायका तुम्हारे लिए पराया है। अकेले जवाई हो ना, इसलिए पूर्वी कुछ ज्यादा ही होती है, वरना तो अब तो पूर्वी की गुस्सा कर बोली और उसने अपने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। अभी निखिल और पूर्वी की बात चल ही रही थी कि तभी फिर से भाभी का फोन आ गया। पूर्वी जी, आप अभी तक निकली कि नहीं? सब लोग अपनी लाडली पूर्वी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस भाभी, मैं अभी निकल रही हूँ, पूर्वी आंसू को पीते हुए बोली। और जमाई राजा, भाभी ने हंसकर पूछ ही लिया। भाभी, उनको मुझे पता नहीं, बस मैं आ रही हूँ। मैं इतना जानती हूँ क्योंकि मैं अपने भैया भाभी के जीवन की खुशी के इतने खूबसूरत पलों को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। पूर्वी मन ही मन निर्णय लेकर उठ खड़ी हुई। लेकिन जीजा जी क्यों नहीं? क्या इस बार भी वो नहीं आएंगे? भाभी ओठों पे सवाल था, क्योंकि वो निखिल के स्वभाव को अच्छी तरह से परिचित थी। भाभी उनकी जाने
पूर्वी ने भी फिर से एक बार चिढ़ते हुए निखिल की तरफ देखा। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना मन मत खराब कीजिए, आप जल्दी से आ जाइए। जी, आपको भैया ने निर्णय कर ही लिया है कि जब तक छुट्टी नहीं आएगी तब तक कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। भाभी के ये शब्द बार बार पूर्वी के कानों में गूंज रहे थे। आज पूर्वी ने निखिल के सामने ही बैठे बैठे पूरी हिम्मत करके खुद ही कैब बुक कर ली और तैयारी में लग गई। निखिल सामने बैठे सब देखता रहा, महसूस तो कर रहा था अपनी गलती को, क्योंकि पूर्वी कुछ भी गलत नहीं कह रही थी। वो हमेशा उसके घर वालों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहती। कभी भी उसने निखिल का हाथ नहीं रोका करने के लिए, उसके घर वालों पे कुछ भी खर्च करने के लिए, लेकिन वो तो हमेशा ही उसका और उसके मायके वालों का अपमान करने से नहीं चूका। कैब दरवाजे पर आ चुकी थी और पूर्वी अपना सामान लेकर जैसे ही निकलने लगी तभी निखिल ने आकर पूर्वी का सामान अपने हाथों में पकड़ लिया। अब क्या है, क्या मुझको भी नहीं जाने दोगे? लेकिन आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं मानूंगी। पूर्वी की आंखों में दुख के बादल मंडरा रहे थे। पूर्वी रुको, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, निखिल ने नम्रता के साथ कहा। क्या क्या कहा तुमने निखिल? निखिल की बात सुनकर पहले तो पूर्वी चौंक चुप पड़ी थी और फिर हकचकाकर निखिल को देखने लगी। अब ऐसे भी ना देखो यार पूर्वी, मुझे एहसास हो गया है कि मेरा ससुराल भी मेरे लिए पराया नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा था, प्लीज मुझको माफ कर दो। निखिल ने अपने दोनों हाथ को कान पे लगाते हुए कहा। थैंक्स निखिल। और पूर्वी निखिल के गले लग गई और थोड़ी ही देर में बाद पूर्वी कैब में हवा की बातें करते हुए निखिल के साथ खुशी खुशी अपने मायके जा रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य ही लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।